नमस्कार स्टूडेंट, एमपी नर्सिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले JNTST PNTST बोर्ड का पार्ट सेकंड। इसका जो पिछला वीडियो था उसमें हमने पार्ट फर्स्ट को सोल्व कर लिया था। ठीक है, अगर वो नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक दिया हुआ है, वहाँ जाकर आप देख सकते हो। हमारा पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक समावेशन यानी कि इंक्लूजन नहीं है, बताइए। बैक्टीरिया में गैस रिक्तिकाएँ या साइनोपाइसिस कणिकाएँ या फिर पादप कोशिका में रिक्तिकाएँ या फिर फॉस्फेट कणिकाएँ। आपको पहले आंसर बताना है ताकि आपकी प्रैक्टिस भी साथ में होती रहे और क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन के साथ साथ। ठीक है, तो बताइए राइट ऑप्शन क्या होगा। स्टूडेंट्स का राइट ऑप्शन हो जाएगा वोक्यूल्स इन प्लांट्स यानी कि पादप कोशिकाओं में रिक्तिकाएँ। ठीक है, बॉटनी है बहुत ही अच्छी है हमारी। अगला क्वेश्चन है हमारा कि क्रोमेटिन की रासायनिक संरचना है, द केमिकल कंपोजिशन ऑफ क्रोमेटिन। बताइए, ये चार ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, कोई भी वन ऑप्शन आपको सिलेक्ट कर लेना है अपने माइंड में, उसके बाद इसका मैं आंसर बताऊंगा करेक्ट। स्टूडेंट्स का राइट ऑप्शन हो जाएगा RNA, DNA, हिस्टोन और गैर हिस्टोन और RNA, ये इसमें दिया हुआ है। हमारा ऑप्शन बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। जेनेटिक्स आपको पढ़नी है, अगर आपकी जेनेटिक्स क्लियर है तो समझो ये आप कर सकते हो, किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आ जाए। जेनेटिक्स और बायोटेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलते आगे, यही RNA, DNA, स्टोन और गैर स्टोन और RNA। ठीक, अगला क्वेश्चन है हमारा, ईमानदार से बता देना स्टूडेंट कितने राइट है आपके, कितने गलत है। भ्रूण कोश की निम्नलिखित कोशिकाओं में से कौन एंजियोस्पर्म में भ्रूण निर्माण में भाग नहीं लेता है। विच अमंग द फॉलोइंग सेल ऑफ एम्ब्रियो सेक डू नॉट टेक पार्ट इन एम्ब्रियो फॉर्मेशन इन एंजियोस्पर्म। बताइए, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है। उपयोग से भी अंड कोशिका या फिर प्रतिध्रुवित या फिर केंद्रीय कोशिका। आई होप आपने वन ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया होगा। इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा एंटीपोडल, जिसमें दिया हुआ है एंटीपोडल। ऑप्शन थर्ड हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके JNTST और PNTST में पूछे जाते हैं। हार्ड है ये कमेंट करके बता देना। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फ्लोइंग कैरेक्टर्स इन नॉट ट्रू फॉर RNA, यानी कि निम्नलिखित में कौन सा लक्षण, कौन सा कैरेक्टर tRNA के लिए सत्य नहीं है, बताइए। ये सब आपको पढ़ के बताना है। ये आपके सामने चार ऑप्शन जो दिए हुए हैं। ठीक है, तो आपको अगर tRNA के बारे में पता होगा वो स्टूडेंट्स उसको पक्का करेगा tRNA के बारे में, और पढ़ना है tRNA, mRNA, मैसेंजर RNA, ट्रांसफर RNA, इसके RNA के टाइप्स, RNA के क्या क्या लक्षण होते हैं, क्या इसकी विशेषता है, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेगी DNA की, RNA की, तब जाके आप इसको सही कर पाओगे और इसी टाइप के और क्वेश्चन भी आप हल कर पाओगे। ठीक है जी, तो बताइए। आई होप आपने वन ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया होगा अपने माइंड में। इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा कि जिंदगी बहुत अल्प 2 मिनट से 4 घंटे की होती है और स्थानांतर के बाद निम्नलिखित हो जाती है। ऑप्शन थर्ड हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत हो कमेंट करके बोल दियो। अब चलते आगे। क्वेश्चन कैसे है कमेंट करके बताना, इजी है हार्ड है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अंगक एक प्रोकैरियोटिक कोशिका की तरह समानता दर्शाता है। विच ऑफ द फ्लोइंग ऑर्गन लेस शो सिमिलरिटी ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। बहुत इंपॉर्टेंट है, बताइए। इनमें से कोई नहीं, केवल माइटोकॉन्ड्रिया या फिर केवल क्लोरोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट। अगर आप में जुनून होगा बायोलॉजी पढ़ने का, अगर आप बायोलॉजी से प्यार करते होंगे तो आपको आ गया होगा, तो समझो। क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ना, ये ऐसे मान के चलो 9th और 10th लेवल का है। अब तो आप सही करोगे इसको 100%। तो बताइए, दिमाग पर थोड़ा जोर दीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सा अंग प्रोकैरियोटिक कोशिका की तरह समानता दर्शाता है। स्टूडेंट,
आपने वन ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया होगा, इनमें से कोई नहीं, ये तो कहना गलत पड़ेगा। केवल माइटोकॉन्ड्रिया तो हो ही नहीं सकता, केवल क्लोरोप्लास्ट एकला अपने आप में कंपेरेबल नहीं। क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों की बात करें तो ये राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि दोनों में पॉसिबल है। ठीक, तो ऑप्शन 4 हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलते आगे, देख लीजिए वही है, सिंपल भी है, में पढ़ो। अगला क्वेश्चन है हमारा, भोजन खराब होने के कारण है। इसको तो आप कर ही दोगे। केवल ब्राउनिंग और ब्रूजिंग, केवल अवांछित रोगजनक सूक्ष्म जीवों का विकास, केवल कीड़े और अन्य भागों का द्वारा संक्रमण, उपयोग सभी। बताइए, इजी तो आना चाहिए सबको ना। सो स्टूडेंट, जो भोजन खराब होने का जो कारण है ना, ये भी है ब्राउनिंग और फ्रीजिंग भी, और केवल अवांछित रोग ये तो है ही सही, और ये भी कीड़े वगैरह द्वारा संक्रमण ये भी है ही सही, यानी कि सारे हैं, यानी कि उपयोग सभी हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन 4। ठीक है, कोई दिक्कत? चलते आगे। हेटेरोसिस की मुख्य विशेषता है। द मेन फीचर ऑफ हेटेरोसिस। बताइए, हेटेरोसिस के बारे में आपने पढ़ा होगा 12th में, वो यहाँ पर आपको बताना है अगर आप में नॉलेज होगी तो। 4 ऑप्शन दिए हुए, पढ़ लिया होगा आपने, और 1 ऑप्शन आपको सिलेक्ट कर लेना है। अब कर लिया? अब इसका राइट ऑप्शन क्या होगा मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, इसका जो राइट ऑप्शन होगा, पहला तो हो ही नहीं सकता इसमें, 20 में सी उपयोग सभी, यानी कि सारे होंगे इसमें, यानी कि सारे आएंगे मेरे हिसाब से, यानी कि उपयोग सभी हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। उपयोग सभी सारे, यानी कि विशेषता मैंने पढ़ी हुई थी इसलिए बता दिया। हेटेरोसिस के बारे में मेरे को सब कुछ मालूम था, मेरे को ये भी सही लगी विशेषता इसकी, ये भी सही लगी, ये भी सही लगी, तीनों सही लगी, तो उपयोग सभी हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। सिंपल सी बात है। और ऐसे ऐसे करके एंट्रेंस एग्जाम क्रैक हो जाएगा, इससे अच्छा कॉलेज मिल जाएगा, अच्छी कॉलेज से अच्छी जॉब मिल जाएगी, अच्छी जॉब से अच्छा पैसा। ठीक, तो आपकी जो ज़्यादा पैसे की जो जड़ है वो है आपके हाथ में, कि आप कितनी मेहनत करते हो। ठीक है, हेटेरोसिस के बारे में कितना जानते हो, डीएनए के बारे में कितना जानते हो, आरएनए के बारे में आप कितना जानते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक, अब चलते आगे। हाँ, अगला क्वेश्चन है हमारा, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो सबका सही जाना चाहिए, खाद्य श्रृंखला से रिलेटेड है। ठीक है, फूड चेन से, और सबका करेक्ट जाना चाहिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और दिमाग लगाने वाली बात है। व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ स्नेक इन द गिविंग फूड ऑफ चेन, यानी कि यहाँ पर दी गई खाद्य श्रृंखला में सांप की स्थिति क्या है, सर्प की स्थिति क्या है, स्नेक की स्थिति क्या है। बताइए, तृतीय उपभोक्ता है, द्वितीयक है, अपघटक है, या फिर प्राथमिक उपभोक्ता है सांप। यहाँ पर जो कंडीशन दी हुई है, बताइए इनको देख के। रटना नहीं है, समझना है। ठीक है, प्राथमिक है तो क्यों है, सेकंड है तो क्यों है। सिलेक्ट कर लिया? कर लिया, कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट इन चारों में से। ठीक है, ऑप्शन अपने माइंड में वही सिलेक्ट करना है, मैं बताऊंगा, उसके बाद चेंज नहीं करना है आपको। अब चाहे तो कॉपी पेन लेके बैठना है और फिर बाद में डिसाइड कर सकते हो कि हमने जो क्वेश्चन अपने माइंड में सोचे थे वो कितने गलत निकले और कितने सही निकले। इससे आपकी प्रैक्टिस भी साथ में हो रही है और ओल्ड क्वेश्चन पेपर भी साथ में सोल्व हो रहा है कम टाइम में। ठीक, सोच लिया होगा। सो स्टूडेंट, यहाँ पर जो सांप की जो स्थिति है ना, वो है तृतीयक उपभोक्ता। क्या है? तृतीयक उपभोक्ता। क्यों है? अब आप सोचोगे सर यहाँ पर तृतीयक उपभोक्ता क्यों है, यहाँ पर तो 4th नंबर पे आ रहा है, प्राथमिक तो ये हो गया, द्वितीयक हो गया, तृतीय हो गया, तो 4th नंबर पर आना चाहिए। जी बिल्कुल नहीं, ये आप जो काउंटिंग कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। काउंटिंग ऐसे होती है, ये जो हमारा है ना 1st नंबर का, ये उपभोक्ता ना होकर ये उत्पादक है। इसकी घास जो है ना उत्पादक है, और टिड्डा जो है ना वो प्राथमिक उपभोक्ता है, और मेंढक सेकेंडरी उपभोक्ता। तो सांप क्या होगा? तृतीयक उपभोक्ता। सिंपल सी बात है। ठीक, तो ये फूड चेन आपको इस प्रकार से याद रखनी है। करेक्ट, तो हमारा राइट ऑप्शन तृतीयक उपभोक्ता हो जाएगा, क्योंकि हम यहाँ पर घास जो है वो उत्पादक है। तो उसके बाद जो क्रम चला ये 3rd नंबर पे आएगा, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। करेक्ट, कोई डाउट कमेंट कर देना, कोई भी डाउट हो तो। ठीक है, तो तृतीयक उपभोक्ता राइट ऑप्शन हो जाएगा। इस प्रकार एंट्रेंस एग्जाम में आप सही करके आ सकते हो। अब चलते आगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, अंतरावस्था केंद्रक में देखे जाने वाले न्यूक्लियोप्रोटीन तंतुओं के ढीले अस्पष्ट नेटवर्क के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला पद क्या है? बताइए।
क्रोमोनीमा, क्रोमेटिन, क्रोमोसोम या फिर क्रोमेटिड। आई होप आपने वन ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया होगा। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, सिंपल सी बात है, क्रोमेटिन। ठीक है, मैंने आपसे बोल दिया कि जेनेटिक्स को आप जितना हो सके याद कर लीजिए और आरएनए डीएनए के बारे में आपको फुल इन्फॉर्मेशन हुआ होना चाहिए। इज ए साइंस स्टूडेंट। चलते आगे। अगला हमारा कि सेकेरम बार्बरी एवं सेकेरम ओपिसिनरम, इसकी विशेषता किसमें है? सेकेरम बार्बरिस एंड सेकेरम ओपिसिनरम आर डिफरेंट वैरायटी। गन्ने में, मक्का में, गेहूं में, चावल में। तो आप जो किसान लोग होंगे, खेती करते होंगे, उसको तो आ गया होगा इसका आंसर, है कि नहीं? तो सिंपल सी बात है, हमारा जो शुगर केन होता है, गन्ना होता है, इसमें होता है। गन्ने का जूस तो सबने पिया होगा ना, तो वही होता है गन्ना, तो इसमें पाया जाता है। और जो किसान लोग होंगे उनको तो आ गया होगा, किसान के बेटे जो होंगे उनको तो 100% आ गया होगा। ठीक, और जिसने पढ़ा होगा, जो किसान नहीं है, उसको भी आ गया होगा। ठीक है, क्योंकि हम बोर्ड नहीं पढ़ रहे अभी। इसके बाद हम जूलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री का आउट क्वेश्चन पेपर भी सोल्व करने वाले हैं। ठीक है, सो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके एक काम और करना होता है, सब्सक्राइब करके घंटे का बटन आता है, उसको दबाना भी होता है। उससे क्या होता है, आपको नोटिफिकेशन फर्स्ट बार में आपको मिल जाता है। ठीक, चलते आगे। फॉर्म वॉर्म जब भी भरेंगे इन्फॉर्मेशन आपको दे दी जाएगी एमपी नर्सिंग चैनल पर। अगला है हमारा कि वायरस विशेष रूप से होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि इस बार कोरोना वायरस भी आया हुआ है, तो कोरोना के बारे में जितना जानो उतना बेस्ट है आपके लिए। क्या पता कोई ना कोई खोज कर निकालो आप, कल को न्यूज में आ जाए। तो यहाँ पर दिया हुआ है 26 वायरस क्या होता है? मृतजीवी, परजीवी या फिर उपयोगशील या फिर स्वपोषित? बताइए स्टूडेंट, आपको इनका अर्थ तो पता है ना? मृतजीवी क्या होते हैं, परजीवी क्या होते हैं, स्वपोषित क्या होते हैं? मृतजीवी वो होता है जो मरे हुए जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनसे भोजन कलेक्ट करता है। परजीवी वो होता है जो दूसरों से भोजन कलेक्ट कर रहा है। और स्वपोषित जो स्वयं अपना खाना बना लेते हैं। करेक्ट, तो सिंपल सी बात है, वायरस खतरनाक है तो दूसरों तो लेता होगा, दूसरों से लेता है, यानी किसकी गिनती किस में गिनी जाएगी? बता दो, सोच लिया? परजीवी में, सिंपल सी बात है। ठीक, परजीवी में पैरासाइट दूसरों से अपना भोजन लेता है। और मैं आपको बता दूं, ये जो वायरस है, ये जो ह्यूमन सेल्स होती है या फिर एनिमल सेल्स होती है, वो उस सेल में जाके उसी सेल को अपना बना लेता है, यानी कि उसका जीव अब इसका हो गया। जैसे कोई भी, मैं आपको समझा दूं, जैसे मान लो कोई भी ह्यूमन है, ये कोई भी ह्यूमन है, ये वायरस है। ठीक है, इधर वायरस है, ऐसा बना देते हैं, ये वायरस हो गया। ठीक, अब ये जब इसमें इंटर करेगा तो ये इसकी सेल है ना, इस ह्यूमन की, ये अब हो चुकी वायरस की, वायरस का अधिकार हो गया। यानी कि अब ये कोई भी टैबलेट लेता है ये इंसान वायरस को मारने की, तो इसकी खुद की सेल भी मरती है। सो इसलिए ये टैबलेट नहीं ले सकता, एंटी वायरल वायरस को मारने वाली है ऐसी कोई, ताकि इसको परमानेंट मार दे। क्योंकि इस बच्चे की सेल, इस ह्यूमन की सेल हो चुकी है वायरस की, इसीलिए इसके मेडिसिन अवेलेबल नहीं है अभी तक, कोई वैक्सीन नहीं आ पाया है। ठीक है, क्योंकि ये हमारी कोशिका यूज करता है। समझ में आ गया? अब चलते आगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, मोस्ट कितना मोस्ट, इतना मोस्ट, वेरी वेरी मोस्ट, इसे मान के चलो। क्यों है वेरी वेरी मोस्ट? क्योंकि रिलेटेड है वायरस और रोग से, और आपके एंट्रेंस एग्जाम में भी यही पूछा जाता है अधिकतर, कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? विच ऑफ द फ्लोइंग रॉन्ग फेयर? यानी कि आपको पता होना चाहिए कि कौन से बैक्टीरिया, वायरस से, कवक से किस प्रकार की बीमारी होती है, यानी कि कौन सी बीमारी किससे होती है, ये आपकी माइंड में नॉलेज हुआ होना चाहिए, तब जाके आप इसको सही करोगे। तो बता दो, पता ही होगा आपको इतना सा तो। टाइफाइड किससे होता है? टीबी किससे होती है? दाद किससे होता है? और आलू स्पिंडर ट्यूबर रोग किससे होता है? बताइए, सबका सही जाना चाहिए ईमानदारी से। 27 वाला। सो स्टूडेंट, यहाँ पर जो गलत युग्म है ना, मैं आपको बता दूँ, टाइफाइड जो होता है वो होता है जीवाणु से। कौन से जीवाणु से?
साल्मोनेला टाइफी। टीबी होता है बैक्टीरिया से, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, यानी ये तो सही है, ठीक है। दाद होता है कवक से, फंजाई से भी सही है। आलू स्प्लिंटन ट्यूमर रोग होता है वायरस से भी सही है। तो यहाँ पर गलत क्या है, यहाँ पर गलत जो है पहला वाला गलत है, क्योंकि टाइफाइड किससे होता है, बैक्टीरिया से, साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया से। तो युग्म कौन सा गलत हो गया हमारे यहाँ पर सवाल जो पूछा था कौन सा युग्म गलत है, तो ये युग्म गलत है। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा टाइफाइड विषाणु, यानी कि ये गलत है। यहाँ पर होना चाहिए टाइफाइड जीवाणु, ठीक है, तब जाके हमारा ये पेयर सही होता। तो ये हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन आपको अच्छे से पढ़ना है, यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है उसी के बाद आपको आंसर देना है। एक्साइटेडमेंट होके आपको कोई भी आंसर नहीं देना है। बहुत सारे स्टूडेंट इजी क्वेश्चन को गलत करके आते हैं क्योंकि वो एक्साइटेड हो जाते हैं कि ये तो हमको आ रहा है। तो इससे गलती ना करें, सोच समझ के आंसर दे, ठीक। और स्पेशल आपके लिए वीडियो बना दूंगा मैं, सभी रोगों के लिस्ट बना दूंगा और किस किस से होते हैं उसकी भी मैं लिस्ट बना दूंगा, ठीक है, ताकि आपको सब एक वीडियो में क्लियर हो जाए और इस प्रकार के क्वेश्चन अब सब पूछे जाते, ठीक है। ये देखिए टाइफाइड विषाणु। अगला क्वेश्चन है हमारा कि समसूत्री विभाजन के किस चरण के दौरान स्पिंडल तंतु बनते हैं। जिसने समसूत्री अर्धसूत्री विभाजन अच्छे से पढ़ रखा होगा, उसके सारे स्टेप्स याद होगी, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा दम वाली बात नहीं है। तो मेरे को तो पता है इसका आंसर क्या होगा, सिंपल सी बात है, मेटाफेज में होता है इसका तो, ठीक। अब आपको क्या करना है, मेरी तरह बनने के लिए आपको क्या करना है, अर्धसूत्री विभाजन और समसूत्री विभाजन दोनों को अपने माइंड में क्लियर कर लेना है, हर स्टेप्स को क्लियर कर लेना है, रटना बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। अर्धसूत्री विभाजन और समसूत्री विभाजन, माइटोसिस और मियोसिस को, ठीक है, कर लो कितना सा, तो मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ, कर ही सकते हो। उसके बाद क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, क्वेश्चन तो 100% पूछा जाएगा मेटाफेज से और मियोसिस से, ठीक है, कर सकते हो इतना सा तो मेरे लिए। तो आपको ये सारे स्टेप्स उसमें पढ़नी है। अगर फिर भी समझ में नहीं आ रहा हो तो कमेंट करके बता देना, मैं आपको पढ़ा दूंगा समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मेटाफेज आ गया। अगला क्वेश्चन है हमारा कि mRNA संश्लेषण के दौरान निम्न प्रक्रिया द्वारा अवांछित DNA खंडों को हटा दिया जाता है और एमिनो अम्ल के कोडिंग रीजन को जोड़ दिया जाता है। सो स्टूडेंट्स का राइट ऑप्शन हो जाएगा, इसका सिंपल सी बात है, संबंधक स्पेलिंग वाला, ठीक है। अब चलते आगे। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, वह प्रक्रिया इस नाम से जानी जाती है कि कोशिकाएं शीर्षक प्रोडक्ट के द्वारा प्राप्त होती है। सो स्टूडेंट्स का राइट ऑप्शन हो जाएगा विशिष्टीकरण, ठीक है। सो अगर स्टूडेंट आपने इसका पार्ट 5 नहीं देखा तो नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक दिया हुआ है, वहाँ जाकर पार्ट 5 देख लो।